खानपुर विधायक उमेश कुमार जी के जो का रोल है इस पूरे प्रकरण में किस दृष्टि से देखती है? तो ये स्क्रिप्टेड है और 2027 के लिए डैमेज कंट्रोल पर्वतीय क्षेत्र में भाजपा की एक पॉलिसी ऐसा कहा जा रहा है। आप कितना सहमत है इस बात? देखो, शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। जो ओबीसी का आरक्षण 27% था, उसे मानने बहुत बड़े नेता पंडित तिवारी ने 14% किया। तो जितने भी अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मैदान में सड़क बनाने की बात तो करी है, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं करी है। यहाँ कंक्रीट के जंगल तो खड़े करने की बात सोची है। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। खुलासा देखो, बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे दियो अंगूठा टेक। दोस्तों, आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं, निश्चित ही जब कैमरा उनकी ओर घूमेगा तो आप कहेंगे कि उन्हें खुलासा न्यूज़ पर उनसे बातचीत करने के लिए आपने देर कर दी, लेकिन नहीं, हम देर आए पर दुरुस्त आए। और ऐसे ही ये साहब, जो ये सज्जन, ये शख्सियत, राजनीतिक शख्सियत, बड़ी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी, इन्हें कह सकते हैं देर से नहीं आए, लेकिन दुरुस्त आए और हमेशा दुरुस्त आए। चूँकि राजनीति में भी सड़क पर संघर्ष किया है, सड़क से उठे हैं, सड़क से लेकर पूरा जो आज राजनीतिक गलियारा है वहाँ तक पहुँचे हैं, तो सड़क के लोगों के लिए ही पहुँचे हैं और सड़क के लोगों की ही एक तरह से बात कर रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के लक्सर से लोकप्रिय विधायक मोहम्मद शहजाद जी। आप जानते हैं पिछले एक सप्ताह से इनका नाम सुर्खियों में क्या कहूँ, अपने आप में एक तरह से हीरो बन गए हैं। और हीरोगिरी की बात भी की है, खासतौर पर हरिद्वार की जो जनता, उसकी एक दुखती रग, जो विवाद विधानसभा के विशेष सत्र में शुरू हुआ, वहाँ से निकलकर वो अब पहुँच गई है मूल निवास तक के मामले पर। हम उस बयानबाजी पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन अब ये जो लड़ाई है, विधायक जी आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ से शुरू हुई और अब क्या रूप ये लेगी, क्या आगे इसमें भविष्य देखते हैं, क्या एक दृष्टिकोण राजनीतिक रूप से आगे के लिए है? तो जो ये मेरा मसला है विधानसभा में रखा है, ये कोई राजनीतिक मसला नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं है। नहीं, लेकिन मामले का हल तो राजनीति की तरीके से होगा। हमारे आपके सबके बच्चों के भविष्य का मामला है। जो आज हमारे बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, जो मूल निवास के नाम पे या एक पेपर में 10 नंबर का पेपर आता है मुहावरों का, उसमें लोकल भाषा का, उसमें जो मेरिट से बाहर हो रहे हैं, जो हमारे पीसीएस और पीपीएस अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं, ये उनके भविष्य का मुद्दा है। हमारे यहाँ बहुत होनहार बच्चे हैं, लेकिन इंटरव्यू के नाम पर हमारे नंबर काट दी जाती हैं, मुहावरों के नाम पर हमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं समझता हूँ जनता को आहिस्ता आहिस्ता संघर्ष के लिए आमादा ये लोग जो सत्ता में हैं, चाहे वो बीजेपी रही है, चाहे वो कांग्रेस रही है, किसी ने भी इस बड़े जनसमूह की तरफ देखने का काम नहीं किया है और ये मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आपने, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इस मुद्दे को पकड़ा एक तरह से नब्ज़, वो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक नब्ज़ आपने पकड़ी, तो अब कहीं ना कहीं देखिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आह्वान आप कर रहे हैं कि जनता खड़ी हो, हरिद्वार की जनता, चूँकि उसी के हितों की बात जैसा आप कह रहे हैं, तो एक लड़ाई का नेतृत्व की बात अगर करते हैं, तो क्या कोई रणनीति, कोई साझी रणनीति किसी के साथ, कुछ लोगों के साथ ऐसी कोई कवायद शुरू हुई है? हाँ, वो बातें लोगों से चल रही है। सामाजिक सरोकार के संगठन हैं, जो बहुत संगठन किसान यूनियन के भी है, बहुत राजनीतिक लोग अलग अलग पार्टियों में कर रही है, उनसे भी बात हो रही है। तो सभी लोग एक दिन ना एक दिन, हम जल्दी ही एक छत के नीचे बैठने का काम करेंगे। उसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी, एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और संघर्ष समिति के माध्यम से ही हमेशा लड़ने का काम करेंगे। 2004 का जो चुनाव हुआ था, निश्चित रूप से इसमें जो मैंडेट था, सांसद चुने गए थे राजेंद्र बाड़ी। बिल्कुल, जो उस दौर के लोग हैं, सभी लोग, हम भी जानते हैं कि वो हरिद्वार बचाओ के नाम पर एक मुहिम चली और उसी में वो चुनाव जीते थे। तो अब ये जो मामला शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं एक चिंगारी जो भड़की है, क्या वो ये भी रूप ले सकती है कि साहब अगर यहाँ हल नहीं हो रहा है तो हरिद्वार बचाओ या हमें हरिद्वार से बाहर करो, यूपी में मिलाओ, ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, मेरा मानना है अगर यहाँ की जनता जागरूक हो जाएगी, जो लोग यहाँ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्हें हम जिता करके 3-3 हमने संसद भेजे हैं, विधायक भेजे हैं, अगर वो हमारी बात नहीं करेगी तो जनता कान पकड़ के बाहर करेगी और फिर ये मुद्दा और बड़ा होगा। मुझे लगता है अगर हम शांतिपूर्वक भी सड़क पर आकर के इस मुद्दे को लड़ते हैं तो सरकार को हम बाध्य कर देंगे इसे मानने के लिए। कोई ऐसे मुद्दे नहीं है, कोई हमारी नाजायज मांग नहीं है, कोई
अलग प्रांत की मांग नहीं है, मूल निवास का मुद्दा है। 15 नंबर का जो क्षेत्रीय भाषाओं का मुद्दा है, 15 नंबर का वो है। इंटरव्यू ख़त्म करने की बात है कि इंटरव्यू 200 नंबर का होता है, उस आप 10 नंबर पर ले आए। तो हम समझते हैं कि हम बराबरी कर लेंगे। आज हम बराबरी नहीं कर रहे हैं। जो लोग पानी में यूरेनियम डालकर मारने की बात करते हैं, हम उनके सख्त विरोधी हैं। मैं मानता हूं कि नॉर्थर्न बॉर्डर से माना तक जो भी लोग रह रहे हैं, उधर धारचूला नेपाल बॉर्डर तक, हरफटपुर तक, सब हमारे भाई हैं। हम सब उत्तराखंड के मूल निवासी हैं। जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं, उन्हें आप मानने न मानने दे या मूल निवास न दें। जो लोग यहाँ 9 नवंबर 2000 सब बसे हुए हैं, उन्हें आप मूल निवास देना ही पड़ेगा, ये हम कहना चाहते हैं। एक चर्चा कहीं ना कहीं जो राजनीति के जानकार हैं उन लोगों में है कि साहब ये कहीं ना कहीं कथित रूप से, मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन चर्चा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को पिछले दिनों इस तरह के पहाड़ में मामलात हुए कि उन्हें एक राजनीतिक नुकसान पहुंचा है 2027 के लिए। तो ये स्क्रिप्टेड है और 2027 के लिए डैमेज कंट्रोल पर्वतीय क्षेत्र में भाजपा की एक पॉलिसी, ऐसा कहा जा रहा है। आप कितना सहमत है इस बात पर? देखो, मैं भाजपा के किसी नेता कोई मेरे संपर्क में नहीं, और मैं भाजपा नेताओं के संपर्क में नहीं हूँ। मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, मैं बसपा में हूँ, मैं कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में नहीं हूँ। मैंने पहले भी ये 2007 से 12 तक मूल निवास का मुद्दा, अस्थायी निवास का मुद्दा लड़ने का सदन में काम किया था। हरिद्वार की जनता ने मुझे 10 साल सदन में नहीं भेजा तो ये मुद्दा बेदम हो चुका था। ये मुद्दे में दोबारा दम आया है और मैं समझता हूँ बहुत ज्वलन मुद्दा है। हमारा जो यूथ है वो आज नशे की तरफ है, बेरोजगार है, वो 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की नौकरी करने के लिए बाध्य है। ये उनका मुद्दा है और वो अपने मुद्दे को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी आप एक वरिष्ठ विधायक हैं, राजनीति के बहुत गहरे जानकार हैं। यहाँ ग्राउंड, जैसे मैंने शुरू में कहा, सड़क की राजनीति करते हैं, सड़क के लोगों के लिए करते हैं। तो आपके एक अपनी दृष्टि में आपको क्या लगता है कि एक चर्चा ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो बहुत बड़ा बहुमत उन्हें नहीं चाहिए, यहाँ उन्हें खंडित जनादेश। और फिर क्या, अगर उनके लिए आपको ऐसा लगता है आपकी राजनीतिक सोच के तहत, तो क्या कांग्रेस को भी आगे देखते हैं? अगर वो कहीं सत्ता में आती है तो उसका भी जो फोकस रहेगा वो पहाड़ पर रहेगा, अगर वो सत्ता में आती है तो इस पर क्या कहें? देखो, शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। जो ओबीसी का आरक्षण 27% था, उसे मानने बहुत बड़े नेता पंडित तिवारी जी ने 14% किया था। उसके बाद खंडूर जी ने एक एरिया को नोटिफाइड किया, ओबीसी किया। फिर माननीय हरीश रावत ने एक बड़े भूभाग को किया। फिर उसके बाद त्रिवेंद्र जी ने किया। तो जितने भी अब तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने मैदान में सड़क बनाने की बात तो करी है, लेकिन रोजगार देने की बात नहीं करी है। यहाँ कंक्रीट के जंगल तो खड़े करने की बात सोची है, लेकिन यहाँ के युवा का क्या होगा, यहाँ के किसान का क्या होगा, यहाँ के मजदूर का क्या होगा, इस पर कभी विचार नहीं किया है। और ना ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया है। हमारे जनप्रतिनिधि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हवाई बात करते हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई बात नहीं करते हैं। तो अब जो ये अलग जगह है, क्या उम्मीद आपको, व्यक्तिगत क्या उम्मीद लगती है? भाजपा के विधायकों से हमने बात की, वो इस मुद्दे पर सीधा नहीं बोलना चाहते। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, उनसे खुद मैंने बात की तो बड़ा उलझा हुआ बयान, एक तरह से बहुत, तो उस पर बड़ी कमेंट भी इधर उधर के आए। तो सीधा कोई सपाट नहीं कह रहा है। भाजपा की तो स्थिति आप जानते हैं कि आप जो अलग जगा रहे हैं उसमें कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार में विधायक हैं, भाजपा से ज़्यादा हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो साथ आएंगे? ऐसी स्थिति में हैं वो? नहीं, साथ आएंगे नहीं आएंगे पार्टी का मुद्दा है। लेकिन जब मैं सदन में बोल रहा था, विनोद चमोली जब खड़े होकर गलत बात करने का काम करे, तब कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर और वीरेंद्र जात्ती खड़े होकर मुझे सपोर्ट कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो भी फलाने के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जागरूक है। चलिए, यानी जो है लड़ाई अभी शुरू हो चुकी है और अंजाम की ओर बढ़ेगी। अंजाम बिल्कुल निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जब उत्तराखंड मिला है, इसे 40 साल के संघर्ष के बाद मिला है, तो अगर लोग ये समझ रहे हैं हरिद्वार के कि ये सप्ताह 2 सप्ताह में मिल जाएगा, तो गलत सोच रहे हैं। हमें थकना भी पड़ेगा और हमें दूसरे को थकाना भी पड़ेगा, तब जाके समस्या का समाधान होगा।
चलिए, वैसे अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, खानपुर विधायक उमेश कुमार जी के जो का रोल है इस पूरे प्रकरण में, किस दृष्टि से देखते हैं? देखो, बहुत बड़ा विधायक है, बहुत बड़ा आदमी है भाई। 100-200 आदमी हर वक्त साथ चलते हैं, उसके बारे में मैं कोई बात करने नहीं चाहता। कोई कमेंट नहीं? उसके बारे में कोई बात ना करनी चाहता हूँ, ना सुनना चाहता हूँ। लेकिन नाम तो ले देंगे उमेश कुमार जी खानपुर। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही। चलिए, खैर देखिए दोस्तों, ये थे मोहम्मद शहजाद जी, और जैसा मैंने बताया हीरो तो बिल्कुल बन चुके हैं फिलहाल, और क्योंकि मुद्दा ही ऐसा नब्ज़ वाला इन्होंने पकड़ा है और साफ संकेत दे दिया है कि आगाज़ हो चुका है, अंजाम तक पहुंचेंगे। छायाकार पप्पी भाई के साथ मैं संदीप तोमर आपको करता हूं सलाम, नमस्कार, जय हिंद।